बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर उस नई किताब में से लेक्चर देने का सिलसिला जारी है। पहला लेक्चर और आज के लेक्चर में हम चौथा टॉपिक जिसका उन्वान है इस्लामी रियासत के फ़राइज़, ड्यूटीज़ ऑफ इस्लामिक स्टेट, यानी ऐसी रियासत जो इस्लाम के नाम पर बनी हो, जिस रियासत को चलाने वाले लोग साहिबान इक़्तिदार और साहिबान इख्तियार और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को चलाने वाले मुसलमान हों। तो ऐसी रियासत के अंदर अवाम को कौन से हुकूक मिलते हैं और वहाँ पर बनने वाली रियासत के पास क्या क्या फ़राइज़ आयद होते हैं जो उसने अवाम को हर सूरत मुहैया करने होते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जहाँ पर हम आज के लेक्चर में ये बात जानेंगे कि इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत के ज़िम्मे अवाम के लिए कौन कौन से हुकूक होते हैं और उस रियासत पर कौन से फ़राइज़ आयद होते हैं। ये बात जानने से पहले हमें इस बात का जानना ज़रूरी है कि इस्लामी रियासत कहते किसको हैं, व्हाट इज़ इस्लामिक स्टेट। तो जहाँ पर हम इस्लामी रियासत के फ़राइज़ को जानने की बात करेंगे, वहाँ पर फ़राइज़ को जानने से पहले इस्लामी रियासत की तारीफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। और याद रख लीजिए, ये पहला ही जहाँ पर आपको ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वहीं पर ही इसकी जो पहली डेफिनेशन है कि इस्लामी रियासत कहते किसको हैं, ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा आप अपनी बुक पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन इस्लामिक स्टेट, यानी इस्लामी रियासत की तारीफ़ कीजिए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए हम देखते हैं, चूँकि डेफिनेशन स्पेसिफिक वर्ड्स में याद करनी होती है, हम अपने अल्फाज में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिख सकते। कोई तारीफ पूछे, कोई कोटेशन पूछे, कुछ भी पूछे, हमने बुक की वर्डिंग में ही उसको लिखने के पाबंद होते हैं। लिहाजा मैंने आपके सामने इसकी तारीफ लफ्ज़ बाय लफ्ज़ लिख दी है, वर्ड टू वर्ड लिख दी है। आपने इसी ही तारीफ को एज इट इज़ याद करना है, और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इन्हीं अल्फाज में शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस्लामी रियासत की तारीफ़ क्या है? कहते हैं इस्लामी रियासत से मुराद ऐसी रियासत है जो इस्लामी उसूलों पर मबनी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हो और जिसका मकसद ऐसा मुआशरा कायम करना हो जहाँ पर अदलो इंसाफ हो, मसावात हो, अखुव्वत हो और मुआशी खुशहाली हो। ऐसी इस्लामी रियासत यानी वो रियासत जो इस्लाम के उसूलों पर बने, अवाम के हुकूक का ख्याल रखे और उस गवर्नमेंट की तरजीह में चार चीज़ें हों, जिनमें नंबर 1 जस्टिस, नंबर 2 इक्वालिटी, नंबर 3 ब्रदरहुड और नंबर 4 इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जिस रियासत के तरजीहात में, प्रायोरिटीज़ में ये चार चीज़ें होंगी, हम उस रियासत को इस्लामी रियासत कहते हैं। इसी चीज़ को इंग्लिश में भी डिफ़ाइन किया गया। इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश में पाक स्टडीज़ को रखते हैं, उनके लिए डेफिनेशन यहाँ लिख दी गई है। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट रेफर्स टू अ स्टेट दैट इज़ वर्किंग फॉर पीपल बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स and whose aim is to establish a society where there is justice, equality, brotherhood and economic prosperity। अजीज तलबा और तालिबात, ये है इस्लामी रियासत। जब हमने रियासत की बात, जैसे इसका टॉपिक है इस्लामी रियासत के फ़राइज़, तो जब हमने इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इस्लामी रियासत, एक है फ़राइज़। तो सबसे पहले हमने इस्लामी रियासत को जाना कि इस्लामी रियासत किसको कहते हैं। तो हमने जाना कि ऐसी रियासत जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पर इस्टेब्लिश हो, जहाँ पर पब्लिक वेलफेयर का ख्याल रखा जाए और जिस गवर्नमेंट की तरजीह में चार चीज़ें हों, तो ऐसी रियासत को हम इस्लामी रियासत कहते हैं। जब हमने इसकी डेफिनेशन जान ली, तो डेफिनेशन जानने के बाद अब हम फ़राइज़ की तरफ बढ़ने से पहले हमें फ़राइज़ की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि फ़राइज़ की तारीफ़ लिखें, यानी डिफाइन ड्यूटीज़
ड्यूटीज की तारीफ लिखें। तो यहां पर देखिएगा मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन बल्कि यहां लिखी है, और इस डेफिनेशन को आपने सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, मैंने यहां इख्तिसार से लिखी है। आप अपनी बुक पर जाएंगे तो वहां पर मैं अभी पढ़ भी देता हूं बुक से, यहां वो उसने तारीफ कहते हैं, इस्लामी फलाही रियासत के फराइज से मुराद शहरियों के वो हुकूक हैं जिन्हें अदा करना रियासत पर फर्ज होता है। द ड्यूटीज ऑफ द इस्लामिक वेलफेयर स्टेट रेफर टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स विच टू फुलफिल। अजीज तलबा व तालिबात, ये तो है मुख्तसर डेफिनेशन, यानी एक इस्लामी रियासत है, और इस्लामी रियासत, जब हम ये बात करते हैं ना इस्लामी रियासत के फराइज क्या हैं, तो इस्लामी रियासत के फराइज का मतलब ये है कि शहरियों के वो हुकूक जिन्हें हुकूमत अदा करने की पाबंद होती है, हर सूरत जिन जिन चीज़ों को अवाम को फराहम करना ज़रूरी होता है, उन चीज़ों को अदा करना इस्लामी रियासत के फ़राइज़ कहलाता है। और यहाँ आप अपनी बुक पर देखेंगे तो मुकम्मल इसकी तफसीली डेफिनेशन लिखी हुई है, और आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वो कहते हैं कि जिन्हें अदा करना रियासत पर लाजिम है, इस्लामी रियासत पर शहरियों के मुआशी, माशरती, सियासी और दीगर मसाइल को हल करने की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। अवाम की रूहानी और मादी फलाह बहबूद करना, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना, उनको सहूलियात फराहम करना और उन्हें नेकी की राह पर लगाना इस्लामी रियासत का फरीज़ा है। इस्लामी रियासत, आगे उसके फ़राइज़ मेंशन किए गए, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और आपके सामने किताब से रीड करने का एक ही मकसद है कि आपने वर्ड बाय वर्ड इन्हीं अल्फाज में इस पूरी डेफिनेशन को मेंशन करना है और लिखना है। अजीज तलबा व तालिबात, वो कहते हैं कि वो अवाम के वो हुकूक जिन्हें अदा करना रियासत पर ज़रूरी होता है, उसको हम इस्लामी रियासत के फ़राइज़ कहते हैं। और वो चीज़ें वो सोशल सेक्टर में भी होती हैं, वो रिलीजियस सेक्टर में भी होती हैं, वो कल्चरल सेक्टर में भी होती हैं। अलगरज ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट से मुताल्लिका वो तमाम चीज़ें जिन्हें अवाम के लिए अदा करना ज़रूरी होता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस्लामी रियासत के फ़राइज़ कहलाते हैं। अब जब आपने ये दोनों डेफिनेशन, यानी इस्लामी रियासत किसको कहते हैं और इस्लामी रियासत के फ़राइज़ से क्या मुराद है, जब हमने ये दोनों डेफिनेशन समझ ली, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आइए अब हम बढ़ते हैं कि इस्लामी रियासत के हकीकत में फ़राइज़ होते क्या हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर सबसे पहली ड्यूटी जो आपके सामने जिक्र की गई है वो है जी हुकूमत इलाहिया का क़याम। यानी जो इस्लामी रियासत होगी वो वतन अजीज़ में ऐसी हुकूमत कायम करेगी जिसको हम कह सकें कि ये हुकूमत इलाहिया है, यानी ये अल्लाह की हुकूमत है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इक़्तिदार आला की डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉवरेंटी की, कि सॉवरेंटी किसको कहते हैं। तो सॉवरेंटी से क्या मुराद है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक हकीकत में अल्लाह की ज़ात है, और ये जो हुक्मरान होते हैं इनके पास ये मुल्क अल्लाह की अमानत होता है। तो आज हम उसी बात को पढ़ रहे हैं, हुकूमत इलाहिया का क़याम, जिसे हम कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिवाइन गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमत कायम होगी, ऐसे हुक्मरान तबकात इक़्तिदार में आएंगे जिनके दिलो दिमाग में ये बात रासिख होगी, जिनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई होगी कामिलन कि ये मुल्क हमारा नहीं है, बल्कि ये मुल्क हमें अल्लाह ने दिया है और हम इस मुल्क को एक अमानत समझकर चलाएंगे। अंडरलाइन कर लीजिए, MCQs है, पहली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये मुल्क अल्लाह की एक मुकद्दस अमानत है और हम इसको अमानत समझकर चलाएंगे। और यहाँ पर अल्लाह ने मुल्क को चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इस मुल्क के सारे निज़ाम को चलाने के हम पाबंद हैं। और अगर मुल्क के अंदर ये इस्लामी रियासत का पहला फरीज़ा है, और अगर आज हम वतन अजीज़ पाकिस्तान को देखते हैं इस पॉइंट के तनाजुर में, तो आज हमें यहाँ के हुक्मरान अल्लाह के खौफ के हामिल दिखाई नहीं देते, और वो ये समझते हैं कि ये मुल्क हमारा है, यहाँ की जायदादें, यहाँ के वसाइल, ये तो सारा कुछ अल्लाह का दिया हुआ कुछ नहीं है। ईमान कमज़ोर हैं, यकीन कमज़ोर हैं, और वो किसी सूरत भी अल्लाह के दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मुल्क के निज़ाम को चलाना पसंद नहीं करते, बल्कि उसके बरक्स
नजरिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारे मामलात को वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, ये पहली ड्यूटी है कि हुकूमत इलाहिया कायम की जाए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा हुकूमत इलाहिया से क्या मुराद है, तो सेम वही बात है जो आपने पिछले टॉपिक में इक्तिदार आला में पढ़ी, और यहां वही बात दोबारा रिपीटेडली आप हुकूमत इलाहिया के क़याम में पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इस्लामी कवानीन का निफाज, इन्फोर्समेंट ऑफ इस्लामिक लॉ। याद रख लीजिए इस्लामी रियासत की दूसरी ड्यूटी क्या है। यहां पहली लाइन में अंडरलाइन कीजिए, एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि जो अवाम का हुक्मरान होता है, सरदार होता है इस्लामी रियासत में, हकीकत में वो अवाम का खादिम होता है, सर्वेंट होता है, वो खिदमत गुजार होता है, वो प्रेफर करता है अवाम की खिदमत करना। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर जब हम इस्लामी कवानीन के निफाज की बात करते हैं तो आप अल्लामा इकबाल की सेइंग्स पढ़ लीजिए, आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बेशुमार सेइंग्स पढ़ लीजिए। आप रेफरेंस के तौर पर यहां कोट कर सकते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया कि पाकिस्तान का कानून कैसा होगा, पाकिस्तान का आइन कैसा होगा, तो कायदे आजम ने एक ही जवाब दिया था। आपने फरमाया था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का आइन और कानून कैसा होगा, मैं कौन होता हूं आइन और कानून देने वाला। आइन और कानून तो आज से 1300 साल पहले, अब तो इस्लाम को आए हुए 1400 साल हो गए ना, उस वक्त जब कायदे आजम ने ये बात कही तो 1300 साढ़े 1300 साल हुए थे। अल्लामा ने कहा, कायदे आजम ने कहा, आपने फरमाया कि मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का आइन और कानून कैसा होगा, तो याद रख लो पाकिस्तान का आइन और कानून आज से 1300 साल पहले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की सूरत में, सुन्नत की सूरत में अता करके चले गए। और जब इस्लामी रियासत बनती है तो इस्लामी रियासत के फ़राइज़ में यह बात शामिल होती है कि वहां पर इस्लामी कवानीन का निफाज होता है, यानी कुरान और सुन्नत में किसी भी मुल्क को चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं उन्हीं के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उन्हीं के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस मुल्क के अंदर नाफिज होंगे। फिर चाहे वजीर आजम हो या निचली सतह पे एक चपड़ासी, सारे के सारे तबकात उसी कानून के मुताबिक अमल करने वाले दिखाई देते हैं। मगर बदकिस्मती है कि इस उनसर का भी फुकदान नजर आता है। अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना हैं, मगर उनके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं है, उन पर अमल नहीं है, ना अमल करवाने वाले इस तरफ तवज्जो देते हैं और ना ही अमल करने वाली अवाम और दीगर सेक्टर में बसने वाले तबकात उन पर अमल करते दिखाई देते हैं और मखलूक मिट रही है। वो क्या किसी ने खूब कहा था, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र को बर्पा कर क्यों नहीं देते। तो अजीज तलबा और तालिबात, बात यहाँ ये हो रही है कि इस्लामी कवानीन के जो मेन यानी जहाँ से इस्लामी कानून की बिगनिंग होती है वो कुरान और सुन्नत है, उनको मद्देनज़र रखा नहीं जाता, बल्कि जो उनकी बात करे उसको मौलवी की टर्म के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसको वो इम्पोर्टेंस सोसाइटी में नहीं मिल रही। हम अवाम भी इसमें कसूरवार हैं और उसके साथ साथ तबकात जो हैं वो तो हैं ही कि उनके पास पावर भी है, इख्तियार भी है, इक़्तिदार भी है और वो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। अजीज़ तलबा और तालिबात, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले तबकात, उनकी जो उसने लिखा फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, किसी भी इस्लामी रियासत में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो बेसिक नीड होती है वो क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, तालीम, इंसाफ, रोजगार। ये 7 थिंग्स हैं जिनका जिक्र 1973 के आर्टिकल 38 यानी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके आर्टिकल 38 को पढ़ें तो उसके अंदर पाकिस्तानियों की बेसिक नीड्स का जिक्र किया गया है, उनके फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है और साथ ये मेंशन किया गया है कि ये हुकूमत पर फर्ज है कि अवाम को मुहैया करेंगी ये 7 की 7 चीज़ें। और साथ यहाँ तक लिखा है कि अगर वो मुहैया नहीं करते तो अवाम के पास राइट है कि वो इसको
ये जो उनके 7 राइट्स हैं उनको वो अपने हुक्मरानों से छीन कर भी ले सकते हैं। और अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ बात हो रही है बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, और इसमें आप अंडरलाइन करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है जिसका जिक्र किया गया यहाँ पर कि जो इस्लामी रियासत होती है उसमें यहाँ सोशल सिक्योरिटी के तमाम स्कीमों को पाया तकमील पहुंचाया जाएगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। फिर यही वजह है कि अवाम के मामलात को हैंडल करने की खातिर जो पहली इस्लामी रियासत बनी थी उसमें बैतुल माल का तसव्वुर था, इसको अंडरलाइन कीजिए, बैतुल माल का। और इस बैतुल माल के ज़रिए अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात थी उनकी तकमील की जाती थी, और वो क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, तालीम, इंसाफ, रोज़गार। ये 7 चीज़ें मुहैया की जाती थी। अगरचे ये सातों की सातों चीज़ें अवाम को मुहैया करने के बारे में आइन के आर्टिकल 38 में लिखी हुई हैं, मगर मुहैया नहीं की जाती, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को फ्री फराहम करे। अगला पॉइंट है सहूलियात की फराहमी। अब सहूलियात में क्या चीज़ें आती हैं? उसमें सेहत है, उसमें तालीम है, उसमें बुनियादी ज़रूरियात हैं, और इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर लिविंग स्टाइल मुहैया करने के हवाले से जितने एक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे इन फैसिलिटीज़ के अंदर आते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, सहूलियात की फराहमी ये हुकूमत के, इस्लामी हुकूमत के ऊपर अगला फरीज़ा है। उससे अगली बात है दौलत की मुनसिफाना तकसीम, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आज अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। और आलम क्या है? आलम क्या है कि यहाँ पर 5% लोगों के पास 95% वसाइल हैं और 95% अवाम के पास सिर्फ 5% वसाइल हैं। इतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटस, हर एतबार से हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देती है, जबकि इस्लाम कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का कायल नहीं है। और उसकी मिसाल सबसे बेहतरीन दौर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये MCQs है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यानी तमाम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, और इस्लाम इसी को ही प्रमोट करता है। अगला पॉइंट है इज्तिमाई तरक्की, कलेक्टिव प्रोग्रेस, यानी इस्लामी रियासत ऐसे इकदामात, ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी जिससे इज्तिमाई तौर पर अवाम को फ़ायदा हो। जबकि यहाँ पर कितनी करप्शन होती है अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएं, पहले तो शुरू ही नहीं होते क्योंकि हुकूमतें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती हैं। रोड्स तक की कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती, तो बाकी फैसिलिटीज़ और बाकी इज्तिमाई तरक्की के काम उनकी तरफ तो तवज्जो किसने देनी है? तो अजीज़ तलबा और तालिबात, आपस की कशमकश में ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है और आवाम के लिए इज्तिमाई प्रोजेक्ट के मंसूबे उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। जबकि इस्लामी रियासत की तरजीहात में है, उसकी ड्यूटीज़ में है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट लाएगी जिससे इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली आवाम को फ़ायदा हो। अगला पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान, यानी दहशतगर्दी का खात्मा होगा, हर एक की जान माल इज्जत आबरू महफूज होगी, किसी को किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं होगा। जबकि हमारे मुल्क के अंदर हालात बड़े तब्दील हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ पर जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं है, किसी वक्त भी आपको आके उचक के लेके जा सकते हैं। कोई भी एक ही गरीब माँ का एक ही बेटा सुबह निकलता है, शाम को मालूम नहीं है कि वो घर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। हाकिम शहर की उस बंद गली के पीछे आज एक शख्स को खून उगलते देखा, तुम तो कहते थे कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ दहशतगर्दी इस कदर ज़्यादा है कि जान और माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत नहीं। और आज से 10 साल पीछे आप चले जाएं तो उस वक्त तो कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जहाँ पर चौकों और चौराहों पर धमाके नहीं होते थे, धमाके नहीं होते थे। और आज भी टारगेट किलिंग के वाक़यात हमारे मुल्क में कम नहीं हैं, बेशुमार वाक़यात दिन दिहाड़े मार के चले जाते। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर आप देखिए, हम बने इस्लामी हुकूमत,
اسلام کے نام پر، لیکن بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ آج کے دن تک ہمارے ملک کی پارلیمنٹ دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی نہیں لکھ سکی کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے، جبکہ اس پر تو سزائیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک زمانہ تھا جب آرمی کورٹس بنی تو اس وقت دہشت گردوں کو سزائیں دی جاتی تھی، اس کے بعد آج ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں مگر کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امن و امان اس کو لاگو کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے ملکی دفاعی نظام، نیشنل ڈیفنس سسٹم، انٹرنل ڈیفنس سسٹم اور ایکسٹرنل ڈیفنس سسٹم، دونوں طرح کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا، اسٹرینتھن کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس پر بجٹ لگانا، اس کے اندر افراد کو بھرتی کرنا، ان کی مکمل نگرانی کرنا اور ان کو صرف انہی معاملات تک محدود رکھنا، یہ نہیں کہ وہ سیاسی اور انتظامی معاملات میں بھی مداخلت کریں۔ وہ ایک ادارہ ہے اور مقدس ترین ادارہ ہے، معزز ترین ادارہ ہے، معظم ترین ادارہ ہے۔ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے، اسلامی ریاست کی ڈیوٹی میں، کہ وہ اس ادارے کو مضبوط کرے اور وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل تمام طرح کی سیکورٹی کو یقینی بنائے تاکہ یہاں پر رہنے والے افراد کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ اگلا پوائنٹ ہے خارجہ پالیسی، فارن پالیسی۔ خارجہ پالیسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سیٹ کرنا کہ ہم اس سیکٹر میں آپ کے ساتھ چلیں گے، اس سیکٹر میں ہمارے نظریے کو تھریٹ پہنچتا ہے لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، جبکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ نظریہ اسلام کو کسی ملک کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے نظریہ اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، نظریہ پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، بس ہم اب یوں سمجھیے کہ غلامی در غلامی اور اپنے ملک کے اندر قرض خوری کی جو عادت من حیث قوم ہم میں پڑ گئی ہے، اس کے چکر میں ہم اپنی فارن پالیسیز کو مینیج کرتے ہیں اور اسی کے اندر رہ کر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آزاد خارجہ پالیسی بنانا یہ اسلامی ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ وہ تمام ہیڈنگز ہیں اور ڈیوٹیز ہیں جو آپ کی کتاب میں مینشن ہیں، مگر اس میں ہم کچھ اضافی ہیڈنگز بھی ایڈ کریں گے، جن میں اگلا پوائنٹ ہے استحصال کا خاتمہ، اینڈ آف ایکسپلائٹیشن۔ اسلامی ریاست کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کا استحصال نہیں ہوگا۔ یہاں پر کیا ہے، لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس ایبیلٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، قوم کو گائیڈ کر سکتے ہیں، قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں اپنا رول پلے کر کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر وہ لوگ خودکشیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ لوگ خود سوزیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ لوگ اپنی ڈگریاں جلاتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی ایبیلٹیز کے مطابق ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ جب آپ کسی کو اس کی ایبیلٹیز کے مطابق ٹریٹ نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ وہ اس حکومت استحصال کر رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر 70% نوجوان طبقہ ایسا ہے کہ جس کا استحصال ہو رہا ہے اور وہ اپنی انرجیز کو، اپنے معاملات کو، اپنی ایبیلٹیز کو، اپنی کیپیسٹیز کو ضائع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر وہ سوئسائڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اسلامی ریاست کی ڈیوٹی میں ہے کہ وہ استحصال کو ختم کرے گی۔ پھر اگلا پوائنٹ بدعنوانی کا خاتمہ، ہم کرپشن میں 5ویں نمبر پر ہیں، تو اینڈ آف کرپشن فری سوسائٹی، بدعنوانی کا خاتمہ، بدعنوانی مین کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، جبکہ ہم 5ویں نمبر پر ہیں دنیا میں بدعنوانی میں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری کرپشن بڑھتی چلی جا رہی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی ریاست کے فرائض میں ہے بدعنوانی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے احتساب کا اصول، سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ وزیر اعظم صدر سے لے کر چپڑاسی تک ہر ایک سے اس کی ڈیوٹیز کے بارے میں پوچھنا، ایم این ایز، ایم پی ایز، حکمران طبقات جنہیں ہم ٹیکسوں کے ذریعے پیسہ مہیا کرتے ہیں، جن کو ہم ووٹ دے کر اقتدار میں پہنچاتے ہیں، اور جب ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں یہ چیزیں دینی ہیں۔ 5 سال بیت جاتے ہیں، ہم تو ان سے مل ہی نہیں پاتے۔ پوچھنا کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے عوام کے سامنے ایک ڈرامہ، ایک فلم چلا کے رکھتے ہیں 5 سال، اور 75 سالوں سے یہی چل رہا ہے، آج کے دن تک کسی کا احتساب نہیں ہوا،
एहतसाब मीन कोई शख्स वजीर आज़म बना, उसको पैसा दिया गया, उसको वसाइल दिए गए, जब हुकूमत ख़त्म हो उससे पूछा जाए भाईजान आप वजीर आज़म रहे 5 साल, 3 साल, 4 साल, जितना अरसा भी रहे, तो आपके पास मुल्क का ख़जाना भी था, मुल्क के रिसोर्सेज भी थे, आपने उनको कहाँ कहाँ लगाया, ज़रा इसका वो हिसाब तो दो। लेकिन हिसाब नहीं किया जाता, पूछा नहीं जाता, जबकि इस्लामी रियासत की ये ड्यूटी है। अगला है मनसूबा बंदी, प्रॉपर प्लानिंग। हमारे यहाँ तो प्लानिंग ही नहीं, इस्लामी रियासतें चलती ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के साथ है। वो प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करती हैं कि हम एज सुन एज पॉसिबल इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और लॉन्ग टर्म हम इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और हम मुल्क की वफाद में तमाम इकदामात उठाएंगे। फिर अगला पॉइंट, हुकूमत और अवाम में राब्ता, कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इस्लामी रियासत के फ़राइज़ में है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अवाम के साथ कनेक्टेड रहे, वरना वीकली कनेक्टेड रहे। जबकि हमारे यहाँ MNA MPs इलेक्ट होते हैं और जिन दिनों में वोट लेना होता है उन दिनों में तो गली कूचों में, हर फौतगी में, हर शादी में, हर जगह पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद 5 साल बीत जाते हैं, हमें अपने उन्हीं गली मोहल्लों में, जिन गली मोहल्लों में वो भीख की तरह वोट मांगते नजर आते हैं, वो 5 साल कहीं दिखाई नहीं देते। जिन दिनों में वोट लेना है उन दिनों में तो शादियों में भी आ रहे हैं, फौतगी में भी आ रहे हैं, हर खुशी गमी के इवेंट पर आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या खुशी गमी के इवेंट नहीं होते? लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस्लामी रियासत तो है मगर हुकूमत और अवाम में राब्ता नहीं। अजीज़ तलबा व तालिबात, एंड पर आप कंक्लूजन, समरी और इन सारी हेडिंग्स के तनाजुर में आप ये बात लिखेंगे कि अगर हम ये पाकिस्तान है तो फिर ज़रूरी है, और ये इस्लाम के नाम पे बना है, तो फिर हमारे हुक्मरान तबकात को इन फ़राइज़ को अदा करना होगा, अदरवाइज़ फिर इस्लाम का नाम बदनाम होता है। जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने और वो तमाम बानियान और वो तमाम मुसव्विरीन जिन्होंने और तमाम मुफक्किरीन जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उनके यहाँ यही रूल्स एंड रेगुलेशंस पेश नज़र थे, इन्हीं चीज़ों के लिए पाकिस्तान बना था। मगर आज उनके कहने पर 10 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान तो बनाया, मगर वो तो चले गए कुर्बानियाँ देकर, जाने कुर्बान करके। आज उनकी रूहें सवाल करती हैं कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। अजीज़ तलबा व तालिबात, बहरहाल इस्लामी रियासत के ये फ़राइज़ हैं जिनको अदा करना एक इस्लामी रियासत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तीसरा, और उसके बाद ये इसमें एक MCQs है और एक MCQs इस पॉइंट में है और एक MCQs इस पॉइंट में है जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए लेक्चर के दौरान। आप इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।